सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर क्लास। सो लास्ट क्लास तक हमने हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास से हम शुरू कर रहे हैं इंश्योरेंस, जो कि नया सब्जेक्ट है। सो बेसिकली हम इंश्योरेंस में क्या क्या देखने वाले हैं। तो इंश्योरेंस में ये क्लास रहने वाली जिसमें हम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का इंश्योरेंस होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या है बेसिकली इंश्योरेंस के, ये सारी चीज़ें, कौन रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को, ये सब चीज़ें जो भी हमारे इंश्योरेंस रिलेटेड बिल है। तो बेसिकली आपने सुना ही होगा इंश्योरेंस, बहुत बार कहते सुना होगा कि इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस करा लो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है, तो व्हाट इज इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होगी हमारी। तो इंश्योरेंस क्या होगा, इंश्योरेंस क्या एक लीगल और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पॉलिसी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल या कोई भी एंटाइटी, मतलब ये इंश्योरेंस बेसिकली कोई भी ले सकता है। इंश्योरेंस एक इंडिविजुअल भी ले सकता है, एक बिजनेस भी ले सकता है। तो ठीक है, कोई भी जो इंडिविजुअल एंटाइटी है जो कोई एक रेगुलर फी पे करता है, जैसे हमने एक इंश्योरेंस लिया, उसमें हम क्या करेंगे, एक हमारा मंथली हम एक प्रीमियम, एक फी पे करेंगे जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी, और उसके रिटर्न में जो इंश्योरेंस कंपनी है हमें वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, कवरेज देगी, किसी स्पेसिफिक रिस्क के, कोई लॉस हो रहा है, कोई इंजरी, डैमेज, या फिर जो भी चीज़ें हैं, डेथ, किसी भी रिलेटेड, जो हमें फिर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंश्योरेंस, देखो इसमें दो टर्म्स होंगी जो हमारी बार बार यूज होंगी, तो हमें इसके लिए कंफ्यूज है। तो एक टर्म होगी हमारी इंश्योर्ड, और एक इंश्योरर। तो बेसिकली इनका क्या मतलब है, इसका ये मतलब, इंश्योर्ड का मतलब होगा जिस पर्सन ने इंश्योरेंस ले रखा है। जैसे अब मैं हूं, मैंने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, सपोज मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। तो अब मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो मैं एक इंश्योर्ड पर्सन हूँ, और जिस कंपनी से मैंने ले रखा है वो इंश्योरर है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। जो इंश्योर्ड होगा वो एक प्रीमियम भरेगा। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, एक टाइम पे भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, जैसे भी है। तो एक प्रीमियम भरेगा। ठीक, उसके रिटर्न में फिर जो हमारे इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, जो भी। तो ये होगा हमारा इंश्योरेंस। ठीक, तो इंश्योरेंस की हम आगे देखें हिस्ट्री, कैसे कैसे शुरुआत हुई। तो पहली जो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी थी वो कौन सी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818, कलकत्ता। और ये इंश्योरेंस कंपनी थी पहली, लेकिन फर्स्ट इंडियन कौन सी थी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, 1870s। तो वैसे पहली ये है, बट इंडियन कौन सी है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938। ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी है उनको कंट्रोल करता है। ठीक, जो भी उनसे रिलेटेड लॉज बनाने हैं, ये सारी चीजें हमारा कौन देते हैं, किसके अंडर आएंगी, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, हमें जैसे पहले सारी प्राइवेट कंपनी थी उन सबको नेशनलाइज्ड करके, जैसे हमने देखा नेशनलाइजेशन, बैंक्स में भी सुना होगा, जैसे काफी सारे एयरलाइंस में देखा हमने नेशनलाइजेशन, तो वैसे ही क्या था इंश्योरेंस कंपनी में भी क्या था, 1 सितंबर 1956 को 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको मर्ज करके LIC को बनाया गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जो आजकल हम सुनते हैं नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये। और उसके बाद में क्या, 1972 के अंदर क्या हुआ, 107 जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उनको नेशनलाइज करके बनाया गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके फाइन। तो बेसिकली हमारी इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, अगर हम एक ओवरव्यू देखें इसका, तो बेसिकली हमारा जो इंश्योरेंस है, जो हमारा इंश्योरेंस है वो बेसिकली दो टाइप के होंगे, लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ को हम बोलते हैं जनरल, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, हमारे इंडिया में कोई भी ऐसी एक कंपनी नहीं है जो लाइफ इंश्योरेंस भी देती हो, जनरल भी देती हो, नहीं। लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस देगी, जनरल वाली जनरल देगी। जनरल में जैसे हमारे कोई भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लोन आ गया, ओ सॉरी इंश्योरेंस आ गया, उसके बाद कोई भी हमने किसी फायर का करा रखा है, मोटर व्हीकल का कोई इंश्योरेंस करा रखा है, ये सारी चीजें हमारी जनरल में आएंगी। एंड जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है हमारा, वो हमारी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आएंगे। तो बेसिकली इंश्योरेंस हमारा दो टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद नाउ
फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के क्या फीचर्स हैं? ये एक कोऑपरेटिव डिवाइस है, मतलब इसमें काफ़ी सारे लोग मिलके अपनी जो है फंडिंग्स डालते हैं। इसमें क्या ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क का क्या मतलब होता है? बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क का ये मतलब होता है, अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है, कोई भी आप पे एक मतलब कि कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई लॉस हो रहा है आपका, तो आपका जो भी मतलब कि लॉस है वो किसको, कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे अभी आपकी कोई कार एक्सीडेंट हो गई, तो आपका जो लॉस होगा वो कौन है, आपकी कंपनी भरेगी जिससे आपने इंश्योरेंस ले रखा, तो एक रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। रिस्क जो है स्प्रेड हो जाएगा काफी सारे लोगों में। जैसे कि क्या होता है कि इसमें जैसे अब मैं थोड़ा एक कोई प्रीमियम भर रही हूँ, कोई और एक कंपनी है बेसिकली, ये एक कंपनी है, जैसे ये बॉक्स है, ये कंपनी, इसमें मैं कुछ प्रीमियम भर रही हूँ, कुछ और लोग प्रीमियम भर रहे हैं, कोई और भर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस जिन्होंने परचेज कर रखा है, तो एक पूरा पूल बन जाता है। तो इसमें क्या होएगा कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे तो जो वो लॉस है वो बट जाएगा। ठीक है। प्रीमियम, प्रीमियम हमने देखा कि की फीचर इंश्योरेंस का प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो हम मंथली या कभी एनुअली जो हम पे करते हैं, इंश्योर्ड पर्सन है पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके रिटर्न में वो हमको क्या करती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये कोई नॉट अ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब जुआ। ये इंश्योरेंस कोई जुआ नहीं है कि तुक्का लगे, नहीं। आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हो, आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये लास्ट में लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो, आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है। रिस्क इवैल्यूएशन इसका एक फैक्टर होगा। रिस्क इवैल्यूएशन क्या होगा, जैसे अगर हम कभी भी, आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस जब भी हम लेते हैं, तो बेसिकली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपकी जैसे पूरा आपका हेल्थ चेकअप होता है, बॉडी चेकअप होता है, तो उसमें आपका देखा जाए जितनी आपकी कम एज होगी, आप जितनी जल्दी अर्ली लाइफ में आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपको कम प्रीमियम भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक हेल्दी हो। तो अगर आप वैसे जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होगी, आप जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जाओगे, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क ज्यादा है, आपको डिजीज लग सकती हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके आपका क्या है, जो प्रीमियम भरा जाएगा, तो रिस्क इवैल्यूएशन होएगा। ठीक। ये एक सर्विस है, नॉट अ चैरिटी। चैरिटी नहीं कोई, आप एक प्रीमियम भर रहे हो, आप एक अमाउंट भर रहे हो, उसके रिटर्न में आपको चीजें मिल रही है ना। ऐसे तो है नहीं कि रैंडम बेसिस पे जो इंश्योरेंस कंपनी बांट रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होगा, बेसिकली क्षतिपूर्ति, मतलब कि कोई भी आपको प्रोटेक्शन देना। ठीक। कोई भी प्रोटेक्शन देना, दैट इज इंडेमनिटी। तो दैट इज प्रॉपर्टी, फायर, मरीन। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या, जो भी आपका जितना नुकसान हुआ है उतना आपको लॉस की भरपाई करना। तो इसके अंदर हमारे जनरल इंश्योरेंस आएंगे, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस नहीं। लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज आप उस चीज को माप नहीं सकते ना कि नुकसान कितना, अब किसी की डेथ हो रही है, किसी की लाइफ जा रही है, तो आप उस लॉस को आप अपने तरीके से इवेल्युएट नहीं कर सकते ना कि हाँ इतने मॉनेटरी टर्म्स में आप उस लॉस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं, सपोज जैसे इसमें क्या होगा, देखो जैसे एक हमारी कार है, बेसिकली आपका एक रोड एक्सीडेंट हो गया, आपकी 15 लाख की कार थी, आपका उसमें 1 लाख का नुकसान हो गया। तो इसमें क्या होएगा, इसमें क्या होएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको यूं थोड़ी पूरे पूरे 15 लाख रुपए देगी, नहीं, जितना आपका लॉस हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ तो वो आपकी पेमेंट कर देगी। तो जितना आप नुकसान से पहले जिस स्थिति में आप थे उसी स्थिति में आपको पहुंचा दे। इसका मतलब आपका फायदा कराना नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितना नुकसान है उसकी भरपाई करना, उसको इवेल्युएट करके उसकी भरपाई करना। लेकिन अगर किसी की डेथ हो रही है, किसी की लाइफ जा रही है, तो उसमें आप एक रिस्क, मतलब उस लॉस को एनालिसिस थोड़ी कर सकते हो मॉनेटरी टर्म इतने को। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस काउंट नहीं होता। ठीक है। ये एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस के सिद्धांत क्या है जिनको इंश्योरेंस का फाउंडेशन माना जाता है, एक फाउंडेशन की नींव माना जाता है इन प्रिंसिपल्स को। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि एक आपका सबसे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट, आपको एक गुड फेथ रखना पड़ेगा, एक सच्चाई रखनी पड़ेगी। आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है और एक इंडिविजुअल, आप दोनों को मतलब क्या है, गुड फेथ में रहना पड़ेगा, मतलब आप दोनों को एक दूसरे से ट्रू रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्रॉपर आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। जो इंडिविजुअल है वो भी अपनी कोई चीज़ जैसे आप, कई बार क्या होता है कि हेल्थ कंडीशन है, कई बार इंसान अपनी हेल्थ कंडीशन छुपा लेता है कि मेरे को ये दिक्कत है, सो दैट ताकि उसको प्रीमियम कम भरना पड़े, क्योंकि जैसे आपकी हेल्थ कंडीशन होगी, रिस्क इवेल्युएट करके वो उस हिसाब से आपका प्रीमियम सेट करेंगे। लेकिन अगर आप उनसे वो चीज़ें छुपाओगे, कंसील करोगे, तो क्या है कि आप प्रीमियम बचाने के लिए, लेकिन इसमें क्या होएगा, एक
इंश्योरेंस कंपनी के पास फिर वैसा लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपने कुछ भी चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोला, उनको पता चला है कि आपका इंश्योरेंस लेने से पहले वो चीज़ें प्रॉब्लम थी, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसल कर सकते हैं, आपके इंश्योरेंस को कैंसल कर सकती हैं। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इंश्योरेंस लेने के लिए? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि गुड फेथ होना चाहिए, कि विश्वास होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ है वो आप उनको अच्छे से बताओ, रिप्रेजेंट करो, कोई भी चीज़ छुपाओ नहीं। जो भी चीज़ें आपके पास, जितनी प्रॉपर्टी है, जो उसकी वैल्यूएशन, एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक गुड फेथ के अंदर आती है। जब इंश्योरेंस कंपनी है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तभी चलता है जब बोथ साइड से एक ट्रुथ हो। ठीक, उसके बाद क्या होएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है आप उसी चीज का इंश्योरेंस करा सकते हो जिससे आप, जिसपे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है जिसके साथ आप जुड़े हो, आपका कोई हित हो उस चीज के साथ। मतलब आप मॉनेटरी टर्म में अगर उस चीज पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो आप पे भी पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आप, ऐसा नहीं है आप गए हो, आप किसी जैसे रैंडम पर्सन, जैसे कोई आपका पड़ोसी है, उसकी प्रॉपर्टी पे आप इंश्योरेंस ले आओ, ठीक है, फिर उसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के क्लेम कर लो कि भाई नुकसान हो गया। तो उसमें अगर उसके नुकसान हो रहा है तो आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मॉनेटरी टर्म्स में, उसकी प्रॉपर्टी से आप तो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हो। तो इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब आपका तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस चीज पे इंश्योरेंस नहीं ले सकते, ना उस पर क्लेम ले सकते, ना इंश्योरेंस ले सकते। जैसे हाँ, आप, ऐसा नहीं है कि चीज आपके ही नाम पे होनी चाहिए। जैसे एक गाड़ी, आप पड़ोसी की गाड़ी है, उस पर जाके आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, या फिर भाई कह रहे कि मैं इसका इंश्योरेंस भर रहा हूँ फिर क्लेम दे सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पे आपका कोई डायरेक्ट हित नहीं है। मतलब उसका मॉनेटरी टर्म्स में अगर उस गाड़ी को नुकसान हो रहा है तो आपको भी, आपको थोड़ी होगा वो, अगर पड़ोसी को कोई नुकसान हो रहा है। जैसे हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि गाड़ी आपके नाम नहीं, आपके फादर के नाम है या आपकी वाइफ के नाम, कैसे भी, तो आप उसका इंश्योरेंस आप ले सकते हो, उसका प्रीमियम आप भर सकते हो, उस पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका लॉस आपका लॉस है, उसका लॉस आपका लॉस, आपको मॉनेटरी टर्म में इफेक्ट पड़ रहा है चीजों से। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिससे आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े। आप ऐसे नहीं रैंडम इंसान का किसी का भी आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते। ठीक, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये तो हमने अभी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या है? एक प्रोटेक्शन देना। ठीक, एक प्रोटेक्शन देना, एक कंपनसेशन प्रोवाइड करना। इंडेमनिटी का मतलब होएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या है? गिव द अमाउंट एज मच एज द लॉस हैपेंड। जितना भी नुकसान हुआ है आपका, उतना आपको क्या अमाउंट प्रोवाइड करना। ये इसका मतलब ये नहीं आपको प्रॉफिट दे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ये सिर्फ जो इंडेमनिटी है, ये सिर्फ जनरल जनरल इंश्योरेंस पे लागू होता है, जैसे प्रॉपर्टी है, फायर है, मरीन है। लाइफ इंश्योरेंस पे ये अगर फिर भी कई बार एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो लाइफ इंश्योरेंस पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसका, जैसे इन्होंने क्या कहा कि जितना नुकसान होगा उतनी आपको अमाउंट दे देंगे, लेकिन लाइफ लाइफ की क्या अमाउंट दोगे आप? एक तरीके से लाइफ की ये तो प्राइसलेस है। तो आप इसको तो अपने पैरामीटर्स के अंदर नहीं काउंट कर सकते ना। ये तो आपने जैसे लाइफ इंश्योरेंस लिया, वो प्रीमियम भर रहे हो, एक अलग केस है। बट आप इस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती ना, यहाँ पे लॉस की तो पूर्ति यहाँ पे नहीं हो सकती। आप उसको मॉनेटरी टर्म को, एक लाइफ को तो नहीं आप फिगर आउट कर सकते ना, उसकी अमाउंट तो आप नहीं फिक्स कर सकते। तो इसलिए इंडेमनिटी के अंदर हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का क्या मतलब? इसमें हमारा होएगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है? जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बाइक है, सामने कोई ट्रक है, ठीक, आप दोनों, एक्सीडेंट हो गया, आपके बाइक पे कोई नुकसान हो गया, आप चोट लगी, आपने इंश्योरेंस करा रखा था, आप जाओगे अपना कंपनी में, उसको रिपेयर कराओगे, आप दिखाओगे इंश्योरेंस से, तो आपका क्या होएगा? आपका सपोज आपका कितना 30,000 का लॉस हो गया, ठीक है, 30,000 का लॉस हो गया। तो अब आपकी चीजें टूट फूट होगी, तो क्या होएगा? आपकी वो सारी चीजें रिपेयर कर देंगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा, तो आपको कोई अमाउंट नहीं भरनी, आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या होएगा? आपका इस जितनी भी अमाउंट है, जितना भी आपका नुकसान हुआ है, इंडेमनिटी, नुकसान हुआ है, सारे पैसे नहीं। अगर आपके सपोज आपकी 1.5 लाख की बाइक है, तो ये थोड़ी कंपनी आपको छोटा सा एक्सीडेंट 1.5 लाख रुपए, नहीं, जितनी भी आपका उसके अंदर नुकसान हुआ है, कोई हेडलाइट टूटी है, कोई ब्रेक फेल हुआ है, कुछ भी हुआ है, गियर बॉक्स टूटा है, तो उस पे जितना पैसा लगेगा, मतलब जितना आपका नुकसान हुआ है उतना पैसा देगी आपको, आपका फायदा नहीं कराई वो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? जितना भी आपका नुकसान हुआ है, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, उसको पे कर देगी। फिर क्या होगा कि आप वाले सारे राइट्स जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। उसने आपका कंपनसेशन भर दिया, फिर सारे राइट्स जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी उस ट्रक वाले पे
ट्रक वाले पे, जैसे ट्रक की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक वाले पे क्या है, क्लेम डाल सकती है कि आपकी वजह से, आपका, आपने मतलब कि हमारे जो भी इंश्योर्ड पर्सन था उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी वजह से भाई हमारे पैसे लगे, हमको उसकी भरपाई करनी पड़ी है, तो आप हमें वो दो। तो ये अब थर्ड पार्टी से जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है उस पे जो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम कर सकती है लीगली तरीके से भी, उस पे के मतलब केस करके या कुछ भी उस पे क्या है, अपना जो पैसे हैं वो क्लेम कर सकती है, क्योंकि अब इसको तो इसने पैसे दे दिए, ये तो फारिग हुआ, तो अब इसके सारे राइट्स जो इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाते हैं, वो थर्ड पार्टी से क्या कर सकती है, जो भी मॉनेटरी है वो क्लेम कर सकती है जितने पैसे आपके लगे हैं। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है कि जैसे कई बार आप क्या करते हो, एक ही चीज का, सपोज आपने आपका क्या कहेंगे कार का इंश्योरेंस आपने 3 जगह पे ले रखा है, ठीक है, 3 इंश्योरेंस कंपनी में ले रखा है, एक में 2 की रेशो, एक रेशो, या फिर जैसे भी 3 रेशो, 2 और 1 3 की रेशो में आपने ले रखा है, सपोज यहाँ पे 2 लाख का ले रखा है, 1 लाख 3 लाख का, तो आपको कोई लॉस हो रहा है, आपको कोई लॉस हो रहा है तो आप क्या करोगे, या तो आप तीनों से उसका क्लेम ले लोगे, जितना जितना परसेंट आपने उसमें दे रखा उतना ही परसेंट क्लेम ले लोगे, या क्या करोगे, तीनों में से एक कंपनी है जो आपका जितना लॉस हुआ है उसका सारी भरपाई कर देगी, ठीक है, इंश्योरेंस दे देगी, फिर ये क्या करेगी, तीनों का हिस्से का क्लेम यही पे कर देगी, तो ये क्या करेगी फिर आपस में इनसे सेटलमेंट कर लेगी कि भाई उस टाइम पे मैंने जो है सारा का सारा जो इसका जो लॉस था उसको क्या करते हैं, इसका जो लॉस है उसकी भरपाई कर दी, अब आप मुझे अपने अपने हिस्से के जो पैसे दो, जितनी रेशो में आपको देना है तो आप मुझे दे दो, मैंने आप दोनों के हिस्से का भी जो है पे कर दिया, अब आप मुझे दो। तो इसमें क्या होगा, कंट्रीब्यूशन में जो है कंपनीज हैं वो आपस में शेयर कर सकती हैं चीजें। ठीक, उसके बाद क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी कोस, प्रोक्सिमिटी कोस का मतलब क्या होगा, प्रोक्सिमिटी का क्या मतलब, प्रोक्सिमिटी का मतलब पास, नजदीक, प्रोक्सिमा, ठीक है, प्रोक्सिमिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी कोस का क्या मतलब है, जैसे अगर सपोज आपने ले रखा, कोई आपकी शॉप है, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिजनेस, आपने इस पे फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, कि अगर कोई किसी कारण से इसमें आग लगती है तो उस पे आपको क्लेम मिल जाएगा। अब क्या होएगा, सपोज ये किसी और रीजन से दुकान का नुकसान हो गया, अदर देन फायर, अदर देन फायर किसी और रीजन से, कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि किसी इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई मशीनरी फेल हो गई उस वजह से आपका लॉस हो गया, तो उस पे जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। क्यों, क्योंकि वो प्रोक्सिमिटी नियर या डायरेक्ट कोज नहीं है जिस पे आपने इंश्योरेंस ले, अगर हाँ आग लग रही है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, क्यों, क्योंकि आपने आग का इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन किसी और वजह से आपका कोई भी लॉस हो रहा है तो उस पे नहीं देगी, क्यों, क्योंकि उसका जो आपने जिस कोज के लिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो कोज मीट नहीं हो रहा है तो वो आप उस इंश्योरेंस के क्लेम के अंडर नहीं आओगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट वही कोज होना चाहिए, आग लग रही है, या उसका नियर बाय होना चाहिए, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया उस वजह से आग फैल गई है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो प्राइमरी या बिल्कुल नियरेस्ट कोज होना चाहिए जिस बेसिस पे आपने इंश्योरेंस ले रखा, तभी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करेगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, ये क्या होगा, लॉस मिनिमाइजेशन का मतलब ऐसे सपोज आग लग रही है, ठीक है, आप आग लग रही, आप क्या करोगे, आपको कोशिश करनी है उस चीज को कम करने की। ठीक, ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ी है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ चीजें टूट गई, 2 3 चीजें गाड़ी की हम जान करके तोड़ दें कि ठीक है भाई इंश्योरेंस तो मिल रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं, ये भी पुरानी हो गई थी ठीक करा लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब कंपनी को पता चलता है तो फिर वो आपके इंश्योरेंस को वो क्लेम नहीं करने देगी। तो इसीलिए हमें लॉस को कम करने की कोशिश, ऐसे नहीं जलती आगे 2 3 चीज और फेंक दो, इंश्योरेंस तो मिलेगा, क्या है जल रहा है जलने दो, नया सामान आ जाए, ऐसा नहीं करना, तो लॉस को कम करने की कोशिश करें। तो ये कुछ हमारे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, मतलब क्या जरूरत है इंश्योरेंस की, तो अगर हम देखें काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कुछ भी एक ऑल ऑफ सडन कोई एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस आ जा रहे हैं, कोई भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास एक सेफ सिक्योर मनी है, हमारे पास चीजें हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कर सकती हैं, तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक काफ़ी लेवल पे ज़रूरी, इंडिविजुअल लेवल पे भी ज़रूरी है, एक बिजनेस के लेवल पे ज़रूरी है, सोशल लेवल पे ज़रूरी है, नेशनल लेवल पे ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पे इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नो डाउट, अगर कोई भी ऑल ऑफ सडन कोई इंजरी हो रही है किसी इंसान को, सपोज किसी की ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसकी फैमिली को पीछे से
एक सिक्योर्ड अमाउंट मिल सकती है। तो एक एक सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस हमको। मेंटल पीस ऑफ कोर्स, आपको ये नहीं, आपको चिंता नहीं कल को आपको कोई बड़ा खर्चा आ रहा है, आपको किसी एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए या वट एवर हेल्थ रीजंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, तो आपको अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपके दिमाग में एक मेंटल पीस, एक स्टेबिलिटी है कि हाँ चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। टैक्स एग्जम्पशन मिलती है हमको। जैसे अगर हम कभी भी इंश्योरेंस लेते हैं तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C, इसके अंदर क्या है, जो इंश्योरेंस, जो हमारी अमाउंट है, जो भी हमारी इंश्योरेंस अमाउंट हो उसको सेविंग कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जो कोई भी अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो हमारी इनकम में काउंट ना होगी, हमारी सेविंग्स में काउंट होगा, और उस पर टैक्स में एग्जम्पशन भी मिलती है। ठीक, तो हमारी सेविंग्स की सेविंग्स बन रही है और ज़्यादा हमको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ रहा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे जो है इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है। फ्यूचर नीड्स, कोई भी अगर हमारे पास फ्यूचर नीड्स आ रही है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई, कोई एजुकेशन है, कोई मैरिज है, उसके लिए हमारे पास एक सिक्योर्ड अमाउंट है यूज करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होगा, कोई भी अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी कई बार आपको लोन प्रोवाइड भी कर सकती है, उसके बिहाफ पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये मॉनेटरी टर्म्स में काफ़ी बेनिफिट होएगा। तो बिजनेस लेवल पे कैसे होगा, सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस एंड फाइनेंशियल लॉस, अगर आपने अपने बिजनेस में अपनी मशीनरी से रिलेटेड हो गया, अपनी प्रॉपर्टी पे अगर इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उसमें कोई भी लॉस हो रहा है, मिस हैपनिंग हो रही है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो एक सेफ्टी है आपके बिजनेस में। ठीक, इसकी वजह से क्या होगी, एक सेफ्टी है, फाइनेंशियल लॉस अगर कुछ हो तो एक स्टेबिलिटी, अगर जितना आपको लॉस हो रहा है उतनी आपकी फिर इंश्योरेंस कंपनी आपकी भरपाई कर देगी, सो दैट उससे क्या होएगा, चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलेंगी। अगर आपके पास, आपको पता है, आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। अगर इंसान बिजनेस कर रहा है अपने, अगर वो सोचे कि फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग होगी, कोई मशीनरी फेल होगी, तो वो उस भाई वो वाली चीज़ें फिर वो कैसे ठीक करेगा, उसके बिना तो बिजनेस रुक जाएगा। उस आपको पता है आपने इंश्योरेंस ले रखा, तो आपको उस चीज़ की तो टेंशन है नहीं कि चीज़ें कैसे होंगी। अगर उस चीज़ की टेंशन नहीं, तो आपका काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप पूरा फोकस अपने बिजनेस पे लगा पाओगे, एम्प्लॉय के वेलफेयर पे लगा पाओगे, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज जो आप प्रोवाइड करा पाओगे। अगर कोई भी एक्सीडेंटल जो कोई पॉलिसी है, कोई मेडिक्लेम के लिए, कोई भी उनकी मेडिकल के लिए कोई पॉलिसीज है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो ये सारी जो है बिजनेस लेवल पे इंपॉर्टेंस है इंश्योरेंस की। ना सोशल लेवल पे, सामाजिक तौर पे क्या होंगी, जो इंश्योरेंस कंपनी है तो वो भी कंपनी, उनको भी जो है मैन पावर ही रन कर रही है, वहाँ पे भी लोगों की ज़रूरत है। तो वहाँ एक ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है हमारी जो इंश्योरेंस है। सोशल सिक्योरिटी करती है, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो एक सोशल सिक्योरिटी भी दे रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज हो रहा है, जब आपको पता आप बीमार हैं, आपने एक इंश्योरेंस ले रखा, तो आपको पता है कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल में, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी आपने सपोज आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से जाके आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंश्योरेंस तो क्लेम हो जाएगा। तो आप एक, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो भी एक अच्छा होता है, वो भी ग्रो होता है। जैसे अगर आपको एजुकेशन पढ़ना है तो आप अच्छी जगह से, अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़ सकते हो, आपको फीस की टेंशन नहीं लेनी इफ़ यू हैव द इंश्योरेंस, है ना। लॉस रिडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल लेवल पे हो जाएंगी। नेशनल लेवल पे कैसे होंगी, एक कैपिटल फॉर्म होगा। क्यों, जैसे हमने देखा कि ये एक पूल है पूरा, मतलब ये एक कंपनी है, इसमें क्या होएगा, छोटी छोटा प्रीमियम, कोई किसी कितनी कितनी अमाउंट अमाउंट इकट्ठी हो के कितना ज़्यादा जो पैसा है यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर क्या होएगा कि चैनल है, मतलब कि एक सेविंग्स का बहुत बड़ा चैनल है। कितनी सारी कैपिटल इससे फॉर्मेशन होगी, आप ये देखो। अगर ये कैपिटल आप किसी इंडस्ट्री में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां से कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है, इस पे कितना इंटरेस्ट है जो मिल सकता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जब अगर हमारी फॉरेन की जो कंपनी है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी 2025 से क्या गवर्नमेंट ने 100% कर दिया है। तो अगर फॉरेन की कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी, तो उस चीज से क्या होएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे अभी बताया, बहुत सारे इंश्योरेंस में छोटी छोटी प्रीमियम एक बहुत लार्ज अमाउंट बन जाएगी। अगर हम उसको किधर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। एक सेविंग्स, अब नेशनल सेविंग्स है, ऐसे बोलते हैं कि जिस नेशन की जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी वो उतना फास्ट ग्रो करेगा। तो
ये सेविंग्स तो अपने आप है ना, कि इतनी छोटी-छोटी टर्म्स कितनी मेजर हो रही है, कि और ये तो है नहीं कि सबको एकदम से क्लेम करना है। किसी को नुकसान हो रहा है इतने में, तो वो अगर किसी कुछ परसेंट है जो जिनको क्लेम करना है, और सेविंग्स बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होएगा, ये एक प्लस पॉइंट है। ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास इतना चैनल ऑफ मनी, आपके पास इतना मनी है, तो आप उसको इकोनॉमिकली एक फ्रीडम मिलती है आपको, अगर आपके पास सेविंग्स है, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल देखो ऐसे करेगा, अब आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप ये सोचो कि वो आपने सोचा है कि महँगाई हो रही है, काम करते हैं, नोट ज़्यादा छाप दो, नोट ज़्यादा छाप दो। भई अगर महँगाई हो रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दो, तो महँगाई कम, मतलब वो खरीद पाएँगे? नहीं। जितने अगर करेंसी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी फिर चीज़ बढ़ जाएगी। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर अब कोई चीज़ ₹100 की आ रही है, अब मेरे पास हैं ₹50, कोई भी चीज़ है, लगा लो ₹100, ₹50, किसी और पास ₹50, तो वो चीज़ 100 की आ रही है। अगर हम दोनों के पास 100 की 100-100 पैसे हो जाएँगे, तो वो चीज़ 200 की हो जाएगी। तो अगर करेंसी अगर ये बढ़ रही है, अगर पैसा बढ़ रहा है, तो चीज़ भी महँगी हो जाएँगी ना, ये चीज़ है। तो वही सेम चीज़ है, अगर यहाँ से आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट है, आपकी कोई सैलरी है, ठीक? उसमें से आपने कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस में आपने इन्वेस्ट करके, आपने पॉलिसीज़ परचेज़ करके, तो आपका पैसा कम हो गया। कम हो गया तो परचेज़िंग पावर भी कम हो, कम खरीदोगे तो महँगाई भी कंट्रोल में रहेगी। जितना हाथ में पैसा ज़्यादा, उतनी फिर लोगों के पास मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महँगाई आ जाएगी। लेकिन अगर आप उस पैसे कुछ हिस्सा आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग्स हो रही हैं, और साथ में क्या है, आपके पास पैसा कम है, तो उसका क्या है, परचेज़िंग पावर कम है, परचेज़िंग पावर कम है, तो इन्फ्लेशन भी उससे कंट्रोल हो रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारे इंश्योरेंस के, कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है? अब इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है, जो इतना सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस हमारी चल रही है, उनके लिए जो लॉज है आ रहे हैं हमारे, तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर IRDAI है, IRDAI। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। ये है जो हमारे जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड एक्ट है, पॉलिसीज है, सबको रेगुलेट करती है, कंपनीज को जो रेगुलेट करती है, दैट इज IRDAI, इन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये एस्टेब्लिश हुई थी 1999 के एक्ट से, और इसने ऑपरेशन, ये कब से वर्किंग इसकी कब से शुरू है? 19 अप्रैल 2000 से। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद के अंदर। और चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में इसके? अजय सेठ। तो ये है। अब एफडीआई, जैसे हमने ये देखा था ना यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा नेशनल लेवल पे, तो इसमें क्या था, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी इंश्योरेंस के अंदर, वो पहले कितनी होती थी भाई, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में फॉरेन से कितनी इन्वेस्टमेंट इंसान कर सकता था? तो पहले लगभग हमारी 26% के करीब होती थी, ठीक। उसके बाद 2015 में इसको बढ़ा के 49% तक कर दिया गया, इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और 2021 में इसको 74% कर दिया गया था। लेकिन अब 2025 में क्या कर दिया है इसको? 100% कर दिया। जब अभी हमारा एक नया जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ 2025। इसके अंदर क्या हुआ है, ये क्यों नया जो हमारा बिल है, लगा लो, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों सबका बीमा सबकी रक्षा जो हमारा बिल है उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने पढ़ा था शुरू में फर्स्ट स्लाइड में कि इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इंश्योरेंस कंपनी को, रेगुलेटर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये 1938। उसके बाद हमारा LIC एक्ट है 1956, जिसमें कंपनीज को मर्ज करके LIC बनाया गया था, ठीक। IRDA अभी हमने देखा 1990। ये काफ़ी पुराने एक्ट हैं। तो मतलब आज के टाइम में मतलब रेलेवेंस के लिए, नई रूल्स के लिए हमको एक नए एक्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कितने काफ़ी पुराने, आप देखो ना 1938 का। तो ये चीज़ें, तो इसके लिए हमको एक नीड फील हुई नए हमारे लॉ के लिए, तो इसमें हमने क्या किया, सबका बीमा सबकी रक्षा, ठीक, अमेंडमेंट। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, जो ये बिल है हमारा, इसके की पॉइंट्स क्या है? इसमें एक तो यही अभी दिखा था, एफडीआई को पहले जो 74% था, इसको बढ़ा के 100% कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। रिड्यूस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर री इंश्योरर। अब क्या होती है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, कई बार वो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी और से इंश्योरेंस लेती हैं, ठीक है, जिसको री इंश्योरर्स बोलते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी और से इंश्योरेंस लेती हैं।
तो अब क्या कर दिया, इसकी जो रीइंश्योरेंस की जो कैपिटल थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। पहले आपकी मिनिमम कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 5,000 करोड़, उसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 1,000 करोड़। उसके बाद में क्या है, जो आईआरडीआई है, इसकी पावर को इनहेंस कर दिया गया है इस बिल के थ्रू। सबका बीमा सबकी रक्षा, और जो हमारी एलआईसी की जो ऑपरेशनल फ्रीडम्स है उनको बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी चीजें थी हमारी इंट्रो क्लास में, जिसमें हमने देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस जनरली कितने टाइप का होता है, इंश्योरेंस हमारा दो टाइप का होता है, जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में हमारे अदर देन लाइफ, इसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हमने फीचर्स देखे इंश्योरेंस के, क्या क्या फीचर्स हैं, प्रिंसिपल क्या है, किन सिद्धांतों पे इंश्योरेंस टिका हुआ है। उसके बाद इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंडिविजुअल लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उसके बाद हमने देखा कि कौन रेगुलेट करता है इसको, रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है इंश्योरेंस की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है इंश्योरेंस के अंदर, कितना परसेंट है, प्रेजेंट में कितना परसेंट है। और उसके बाद में सबका बीमा सबकी रक्षा, जो हमारा करंट में जो बिल है वो जो पास हुआ है उससे रिलेटेड हमने चीज़ें देखी, उसकी की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो इस क्लास में हमारा ये था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अंदर हम जितनी भी हमारी इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स हैं वो सारी कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स होते हैं। अब जैसे हमने इसमें देखा, एक इंश्योरर टर्म्स होगी और एक इंश्योर्ड टर्म होगी, ठीक है। इंश्योर्ड जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरर जो कंपनी प्रोवाइड करती। तो ऐसे ही अब प्रीमियम एक टर्म पढ़ा, प्रीमियम का क्या मतलब, तो जो हम मंथली पे करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके रिटर्न में हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। तो काफ़ी सारी टर्म्स हैं ऐसी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर आप फर्दर नेक्स्ट क्लास उसके बाद हम करेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होएगा, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस क्या होएगा हमारा, है ना, ये क्रॉप इंश्योरेंस। तो इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगी हमारी, तो उससे हमें फेमिलियर भी तो होना चाहिए, हमें पता भी तो होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में टर्म्स देख लेंगे सारी, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में हमारे फर्दर टॉपिक्स शुरू कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।